बच्चों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जुड़ गया हूं मैं आप सभी से। उज्जवल, आज टाइम मिसिंग है। अरे हाँ, टाइम मिसिंग नहीं है, टाई है। महेश मीना, टाई हमारा कभी मिस नहीं होता, टाई है बेटा। बेसिकली तुम लोग तो अपने बच्चे हो इसलिए टाई लगाता नहीं, टाई कभी नहीं मिस होता मेरा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में 100 आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था और उन टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था और टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके जी, चलिए भाई लोग, ओके साहब। प्रमोद भाई, सेक्शन 196 हम लोगों ने पढ़ा था। अरे सुनिए भाई साहब, ये गलती हो गई। नीचे मामा जी जहाँ बैठते हैं, हाँ सॉरी बेटा। आइए मेरे भाई लोग, शुरू कर लिया जाए फिर। आप सभी बच्चे एकदम, महेश मीना जी लगता है पहली बार जुड़े हैं और कुछ बच्चे थोड़ा आराम से जुड़ते हैं। प्रमोद कुमार, निवांधन, प्रद्युमन, ध्यानी, सभी का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू किया था लास्ट क्लास में, और लास्ट क्या मतलब 2 क्लास हो गई, आज तीसरी क्लास है इसकी, है ना। 2 क्लास हो गई चैप्टर 2 की और आज 3rd क्लास है। कुछ याद है आप सभी बच्चों को? 196 में 5 सब सेक्शन था, पांचों सब सेक्शन अपनी अपनी अलग अलग बातें बताता है। किसी भी भाई को कुछ याद है ना? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, तो ये नहीं वो बेटा माइक ऑन करके बोलने वाली बात नहीं थी, मेरी बैग नीचे रह गई, है ना बेटा। खैर, तो हम लोगों ने ये सब बातें कर लिया था। आपको लास्ट याद होगा? हाँ जी, क्या क्या याद है? ऐसे थोड़े काम चलेगा, खाली मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खाली मजे ले रहे हैं, कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना होगा एक्स्ट्रा जी, है ना बेटा। ध्यान दें, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिया था, 5 सब सेक्शन थे। कुछ याद है आपको? चैप्टर 2 जो शुरू किया था, चैप्टर 2 जो था आपका अपॉइंटमेंट वाला एंड रेमुनरेशन ऑफ, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ एमआर, मैनेजरियल, एमपी कर लीजिए, पर्सनल। इसमें हम लोगों ने कंसेप्ट 1 पढ़ा था, आपको तो याद ही होगा। एमडी के बारे में पढ़ा था, बेसिक टर्म्स कुछ याद है? 1 में बेसिक टर्म्स पढ़े थे पहली क्लास में। एक दिन में एक सेक्शन होता है हम लोग का। फिर दूसरी क्लास में हम लोग कंसेप्ट 2 पढ़े। कंसेप्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? कुछ नहीं याद है। कंसेप्ट 2 में पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ MWM। सभी भाई बताइए। अभिषेक कुमार, प्रद्युमन, ओके सर। 196 डन है, हाँ हाँ मेरे को याद है। ओके बेटा। उज्जवल जी, तो फटाफट सभी बच्चे जुड़िए, है ना। अच्छा, उज्जवल पाठक भाई, यह ध्यान दें, अपॉइंटमेंट MWM समझ में आ गया था हम लोगों को। MWM का फुल फॉर्म क्या था? किसी बच्चे को याद है? MWM का फुल फॉर्म था मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कंसेप्ट 2 से आगे। कंसेप्ट 2 में मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस कराऊं, तो कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मैं कराना चाहूँगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। क्या क्या क्वेश्चंस आपका रह गया था, ये तो वहीं रख दीजिएगा जहाँ से लाएँ जी, ये केवल हमें दे दीजिए। ये क्वेश्चंस बेटे कराने थे ना, कुछ क्वेश्चंस कराने थे। आइए बेटा, मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो आइए तो कुछ क्वेश्चंस चैप्टर कंसेप्ट 2 पे स्कैनर था मेरे पास, स्कैनर था तो वहीं बेटा मेरे से मिसिंग था और नीचे रख दिया था गलती से। आइए साहब,
और यहाँ पे आपने क्या क्या कर लिया है उससे मैं आगे की बात कर दूँ। कुछ क्वेश्चन बनाइए, छोटा चैप्टर है, अभी हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इस सेक्शन के ऊपर 196 और उससे पहले टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, ये देखिए। आज थोड़ा मेरी हेल्प कर दीजिए। 3-4 क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ। ओके, कुछ नया क्वेश्चन बनवा दे, एकदम लेटेस्ट, जो एकदम धमाकेदार आया हो। जी बेटा, मैं 17 वाला क्वेश्चन बनवाता हूँ भाई। ये मैंने बनवा तो दिया था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मैं 17 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑन कंसेप्ट 1 and 2। अभी नया कर रहा हूँ शुरू, बस 1 मिनट रुक जाइए। 1 and 2 के ऊपर कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑन कंसेप्ट 1 and 2। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ये आया हुआ है मई 17 में। क्या पता ऐसे कैसे हो सकता है। ये 8 नंबर लायक क्वेश्चन तो मेरे को किसी एंगल से नहीं लगा। एक बच्चा सीए फाइनल का हो और इसको 8 नंबर का पूछा जाए, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूछा है तो क्या कर सकते हैं, अब पूछा है तो पूछा है भाई। लिखा है सर, देयर आर 4 डायरेक्टर्स इन 2 स्क्वायर्स लिमिटेड। आहा, नाम है कंपनी का 2 स्क्वायर्स। देयर आर, सर क्वेश्चन है, 4 डायरेक्टर्स इन 2 स्क्वायर्स लिमिटेड। ये है बेटा क्वेश्चन। लिमिटेड मिस्टर राव है सर, रॉय नहीं, मिस्टर राव बीइंग द डायरेक्टर हैज बीन ऑथोराइज्ड टू बीइंग द डायरेक्टर। सुनिएगा सर, ये तो ऐसे पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार मन है बेटा। बीइंग द डायरेक्टर, सर क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस भी तो करिए। बीइंग द डायरेक्टर ऑथोराइज्ड, हाँ जी भाई, ऑथोराइज्ड टू। क्वेश्चन कंसेप्ट 2 के नीचे ही लिखिएगा, ऑथोराइज्ड टू वही है, फालतू वाली बातें। ड्रॉ एंड इंडोर्स चेक, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये, कल भी पढ़ाया था, लिखवाया नहीं था ना। इंडोर्स चेक और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी, on account of the company। ये क्वेश्चन है बेटा, ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एंड ऑल्सो टू, ये क्वेश्चन सभी को पता है। डायरेक्ट होता है ना, हम इंटर में पढ़ते थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कोई बंदा अपना शेयर बेचता है ना, तो उसका कैसे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। ये सब कुछ लिखा है। एंड साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट लिख लीजिए बेटा, नाराज मत होइए। साइनिंग SIGNING शेयर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन है सर, इवैल्यूएट वेदर ही विल बी ट्रीटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको पता लगाना है कि क्या उसको मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीट किया जाए। इवैल्यूएट वेदर ही विल बी ट्रीटेड एज अ MD। ऑल्सो नरेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ। अच्छा, अब समझ में आया सर, मैं नहीं समझ पाया था, सॉरी बेटा। हम यही सोच पा रहे थे यार, इतना छोटा क्वेश्चन 8 नंबर का कैसे आएगा। ऐसे लिखा आगे, ऑल्सो नरेट द प्रोसीजर फॉर। वाओ, अगर वो MD नहीं है और उसको MD बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। 3 अप्रूवल लेना होगा, 3 अप्रूवल लेना होगा सर। क्वेश्चन ये है सर, ऑल्सो नरेट द। वाओ, अब मजा आया बेटा। द प्रोसीजर है ना बेटा, प्रोसीजर ऑफ
क्यों जी, राखी ओखी जी गायब हो गई। एक हमारे और भाई साहब थे निवांधन जी, कहाँ है निवांधन, फटाफट जुड़िए। ऑल्सो नरेट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट of a managing director in a company in the light of Companies Act। अब समझ में आया सर कि 8 नंबर का क्यों है। हम भी बेटा थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं। इन अ कंपनी इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट, लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। सर ये है 8 नंबर का। तो मुझे बहुत खुशी है। इसका आंसर कैसे लिखा जाए, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया सर, है ना निवांधन साहब। हाँ प्रेजेंट तो हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे बाद में आते हैं, ये गलत बात है। सभी भाई बहनें जुड़िए, है ना, सभी भाई बहनें जुड़िए। कितने भाई बहन हमारे हैं जो बताएंगे। ओके जी सर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करवा दो। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा बड़ी बात आपने कही कि ये क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करा दें। तो सर देखो, आप लोग इंटर पास होकर आए हो तो आपको पता है ये प्रैक्टिकल या केस स्टडी है, या मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन है। एक सिचुएशन दिया है तो सर इसमें तो पहले लीगल प्रोविजन लिखना होगा, फिर फैक्ट लिखना होगा और फिर डिसीजन लिखना होगा। बट पंगा क्या है कि इसमें 2 चीज़ें हो गई, है ना। पंगा क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। तो आप जैसे चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नीचे वाला पार्ट बिल्कुल थ्योरेटिकल है कि कैसे पॉइंट होता है। फिर भी आपने कहा कि सर इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखवाओ, क्योंकि बिना उसके तो नंबर मिलना नहीं है ना बेटा। तो आप जनरली प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, लीगल प्रोविजन, फैक्ट और आपका क्वेश्चन इन्वॉल्व, और लास्ट में उसके कंक्लूजन्स होते हैं। 4 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं। इवन DT IDT आप पढ़ते होंगे, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके सर वहाँ बताते थे पहले कि लीगल बेस लिखो, फिर फैक्ट लिखो, फिर क्वेश्चन इन्वॉल्व लिखो, क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इस फैक्ट के माध्यम से, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से, और लास्ट में डिसीजन लिखो। तो लेकिन यहाँ मजबूरी दिख रही है मेरी, क्योंकि देखा जाए तो एक प्रोसीजर पूछ दिया और एक पूछा, मतलब ये है कि नहीं। अब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वैसे ही लिख दूँ, है ना। तो पहले आइए सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लीगल बेस लिखते हैं। ऐसे ये अच्छा नहीं था लिखने का तरीका मेरे हिसाब से। इसका लीगल बेस की इसमें ज़रूरत नहीं, इसका आंसर थोड़ा गोल मोल लिखना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए। एज पर सेक्शन MD की परिभाषा याद है ना, सेक्शन 254। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में ये आंसर लिख दें कि वो MD नहीं है, क्योंकि MD होने के लिए उसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। एंड एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 254, साइनिंग ऑन द चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और approving the registration of transfer and transmission, issuing the share certificate या putting common seal on the share certificate are excluded from the purview of substantial power of management। ऐसे आप चाहें तो लिखेंगे, बट चलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग लीगल बेस, फैक्ट, डिसीजन के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हमसे हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तैयार हैं आप सभी भाई बहन? ओके साहब, लीगल बेस। लीगल बेस में क्या लिखा जाए आपके हिसाब से? सर लिखिए, एज पर सेक्शन 254 ए डायरेक्टर इज कॉल्ड, परिभाषा दे रहा हूं सर, मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत जरूरी है सर, पढ़ते जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ रुकना और थोड़ा कंसोलिडेट करना जो आपने पढ़ाई किया है। कंसोलिडेट मतलब उसी को फोकस करना, कंसोलिडेशन का मतलब फोकस करना है। सर रैपिड एक्सपेंशन के बाद जब आप रोज नए नए टॉपिक पढ़ते हैं तो फोकस भी करना चाहिए, आदमी थक जाता है। एज पर सेक्शन 254 डायरेक्टर इज कॉल्ड MD इफ ही हैज सब्सटेंशियल, सभी भाई बहन बताइए, ही हैज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, ही हैज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट गिवन टू हिम थ्रू, आपको बहुत याद होगा
4 तरीके से मिल सकता है, आपके बुक में 5 तरीके से दिया था। गिवन टू हिम थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, कुछ याद करिएगा, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, कोई बात नहीं सर, आराम से याद रखिए, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साहब लिखिएगा, सभी भाई बहनों का प्यार है। सर जब आप डिफिनीशन लिखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो प्रॉपर चाहिए उसको। ये जो राजीव सर नहीं बोलते ऐसे एरो बना दो, ऐसे एरो बना दो, बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा मजेदार नहीं है, वो समझने के लिए अच्छा है, एग्जाम में तो सर लिखना होगा प्रॉपर। हाउएवर एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 254, कोशिश करने वालों की बेटा हार कभी नहीं होती। 254 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार, हाउएवर एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 254, 254 के अनुसार रूटीन नेचर वर्क, सर वहाँ पे वर्क लाइक, रूटीन नेचर वर्क लाइक साइनिंग द चेक और NI एज वेल एज इंडोर्सिंग इट। सर ऐसे लिखोगे ना तब ना नंबर देगा, इंडोर्सिंग इट, और सॉरी ये बेटा आप मत बनाइएगा, ये मूव करते समय गलती से पेन चल गया मेरे से, और अप्रूविंग द, आप में से सभी भाई बहन जानते होंगे, द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कुछ याद है? अप्रूविंग द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कुछ कुछ तो याद होगा, शेयर्स एक्सेट्रा इज नॉट ट्रीटेड एज। सर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। नाम से मतलब नहीं है, आप उसको किसी भी नाम से बुलाएं, अगर उसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, रूटीन के अलावा और भी वो अच्छे काम करता है, तो बेटा उसको हम MD कह सकते हैं। नॉट ट्रीटेड एज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। सर ये हमारा, मेरे भाई मेरे बच्चे, ये हमारा प्यार है आप सभी के प्रति, ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसे लिखना होगा, है ना। अगेन आप और लिख सकते हैं, है ना, प्रोसीजरल वाली बातें तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, प्रोसीजरल, फिर भी चूंकि लीगल बेस लिखा हूँ तो मैं बिल्कुल चाहूँगा आप आराम से पहले नोट करिए, चूँकि मेरा पेज फिनिश है तो मुझे पेज साइड करना होगा, आप आराम से नोट कर लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन करा देने दीजिए, बहुत दीवाने हो गए, कभी हम लोग क्वेश्चन कराया ही नहीं। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए सर, आज फिर रेमुनेशन पढ़ना है, बहुत अच्छा है रेमुनेशन बेटा, रेमुनेशन भी पढ़ना है आज। हो जाए तो एक बार बेटा पिनअप कर दीजिएगा मुझे चैट में पिनअप कर दीजिएगा, है ना। सभी भाई बहन अगर हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई भी एक बता दीजिए। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप फाइनल के हैं, इतना जल्दी तो लिख लेते होंगे। सर मैंने भी लिखा और आपने भी लिखा होगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम बढ़े क्या? जी साहब, लीगल प्रोविजन में ही ऐसे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके उसी में सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट के बाद फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट, है ना, प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट इज गिवन अंडर, अपॉइंटमेंट ऑफ MD लिख लीजिए, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ MD इज गिवन अंडर, कहाँ दिया गया है, गिवन अंडर, द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MD इज गिवन अंडर, कहाँ पे दिया गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, गिवन अंडर, गिवन अंडर सेक्शन 196 सब सेक्शन 4, है ना बेटा, ऑफ दिस एक्ट। लिखने जो था तो लिख दीजिए। अब आइए फैक्ट। सर अब कहेंगे सर यहीं लिखवा दो, नहीं यहाँ 196 पूरा मत लिखवाइए, नीचे लिख दूंगा प्रोसीजर,
फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को ही रीराइट करना है, आपने जरूर इंटर लेवल पे सब पढ़ा है, फिर भी मैं आपको हेल्प करने की, रीराइट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। कोशिश करिए कि क्वेश्चन को ही लिखे, लेकिन किसी को ऑफेंसिव भी ना हो कि हम उसको मूर्ख बना रहे हैं, बुरा ना लगे ना किसी को। चीट द एग्जामिनर इसको कहते हैं हम लोग, चीटिंग करना। सर कभी कभी सर मजबूरी है सर, फेक द कहते हैं ना बेटा हम लोग, फेक टू मेक एक शब्द होता है। कभी कभी हम लोग खुश नहीं होते, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, क्योंकि बेटा मुस्कुराहट का एक फ़ायदा है। धीरे धीरे ना फेकिंग करते करते, यानी मतलब काल्पनिक मुस्कुराहट रखते रखते आपके चेहरे पे रियल मुस्कुराहट आने लगेगी। तो ये छोटा सा पॉइंट है, तो जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। फैक्ट में लिखिए रीराइट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में क्वेश्चंस को लिखना है। रीराइट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अब कैसे लिखेंगे? इन दिस क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द इंस्टेंट क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं। लिख के दिखाइए तो कैसे लिखेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन है ना बेटा, कौन डायरेक्टर का नाम है? मिस्टर रॉय। मिस्टर राव इज डायरेक्टर एंड परफॉर्मिंग रूटीन नेचर वर्क, है ना। एंड उसी में चाहे तो लिख सकते हैं वी हैव टू डिसाइड कि वेदर ही इज, या क्वेश्चन इन्वॉल्व में लिख दीजिए। अब ये नहीं कहना हम बच्चा लिखने लगा देयर आर 4 डायरेक्टर्स इन 2 स्क्वायर्स, क्या बात करते हैं। इन द क्वेश्चन अगर आप वो लिखें तब फिर क्या हुआ यार। इन दिस क्वेश्चन, इस सवाल में इन दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन मिस्टर राव और डायरेक्टर इज डूइंग रूटीन नेचर वर्क। लाइक, क्वेश्चन ही है, रिपीट हो रहा है। लाइक साइनिंग एंड इंडोर्सिंग, क्या भाई साइन कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, चेक और अदर एनआई, एंड इंडोर्सिंग चेक और अदर एनआई। चलिए पुरानी यादें याद हो गई आपकी, एनआई एक्सेट्रा। क्वेश्चन इन्वॉल्व, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन या क्या इशूज है, इशूज इन्वॉल्व। क्या इस क्वेश्चन में आप इशूज मुझे यूट्यूब पे लिख के दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं। इशूज इन्वॉल्व ये 4 पार्ट में है। मैं तो इंटर में बताता हूँ भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों को, कि बेटा अगर 2-2 लाइन भी लिखोगे तो 8 लाइन हो जाएगा। और जिन बच्चों को नहीं लिखने आता उन भाई बहनों के लिए कितना प्यारा हो गया है ना, कितना प्यारा हो गया। नहीं आपके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे जो भाई बहन हमारे होते हैं जिनको इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, लाइन बनाने में दिक्कत है, उनको तो ये कहता हूँ कि बेटा 4 पैराग्राफ बनाओ। और ऐसा कोई कमज़ोर नहीं होगा कि सीए कर रहा है और धीरे धीरे वो इम्प्रूव नहीं कर सकता अपना इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि बेटा वो सीए कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट या पॉजिटिव होगा उसके भीतर, नेगेटिव नहीं बेटा। क्वेश्चन या इशूज इन्वॉल्व, पहला लिखिए। 2 इशू है। इशू 1, वेदर मिस्टर रॉय नहीं राव, वेदर मिस्टर राव इज अ एमडी, क्या राव एमडी है, वेदर मिस्टर राव इज अ एमडी। और दूसरा इशू 2, जो दूसरा इशू है ये भी कमाल का है। दूसरा जो इशू है वो ये है प्रोसीजर। ये इशू कम है, प्रोसीजर चीज़ ज़्यादा है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। अब घबरा मत जाइएगा सर आंसर बहुत बड़ा हो गया, लिखने दीजिएगा। आपने टोका है तो पूरा मैं लिखवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। लास्ट कंक्लूजन या डिसीजंस। कंक्लूजन या डिसीजंस, हमें कंक्लूजन या डिसीजन को समझना है, कंक्लूजन या डिसीजन को क्लियर करना है। अब आप बता दीजिए, अगर आप में से कोई भी भाई बहन हमें कुछ भी बताना चाहता है तो बता सकता है।
कंक्लूजन ऑब्लिक डिसीजंस। क्या लिखा जाए कंक्लूजन या डिसीजंस में, फटाफट बताइए। कंक्लूजन और डिसीजंस। इशू 1 इसमें है ना बेटा, इशू 1, व्हेन वी रिलेट द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो फैक्ट दिया है ना बेटा पॉइंट 2 में, क्वेश्चन विथ लीगल प्रोविजन, अगर हम रिलेट करते हैं लीगल प्रोविजन से, देन इट इज क्लियर डैट, क्या क्लियर है मेरे बच्चे, इट इज क्लियर डैट, क्या क्लियर है मेरे भाई, व्हेन वी रिलेट द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन विथ लीगल प्रोविजन देन इट इज क्लियर डैट, क्या क्लियर है ये बताइए, क्लियर डैट, क्लियर डैट बताइए बेटा, क्या क्लियर है, डैट मिस्टर राव इज जस्ट डायरेक्टर। सर नाम से ही केवल मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, फंक्शन से जो भी बंदा एसपीएम का काम करता है, चाहे उसको एमडी कहो या ना कहो, वो भी एमडी हो सकता है ना बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा, ध्यान दें आप अच्छे से। पहले तो एक मेरे को ना बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ बैठे जिससे आप लोगों को सही से दिखे। अब हम बोले तो ऐसा लगता है हम इधर देख के बोल रहे हैं, सही इधर ही देख के बोलते हैं हम, किधर बैठे बेटा, ऐसे बैठे क्या, अब देखिए तो है ना, थोड़ा दिक्कत आती है मुझे, ये देखता हूँ किधर बैठ के देखने से आप लोग से साथ इंटरेक्शन हो पाएगा। हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। खैर अब ये बताइए बेटा, व्हेन यू रिलेट द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन को रिलेट कर देंगे लीगल प्रोविजन से, है ना, देखिए तो उल्टा हो गया बेटा, अब कट रहा है बहुत ज़्यादा, इधर तो खैर नहीं बैठ सकते हम, है ना, इधर ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ये उल्टा हो रहा है। चलिए सर, मिस्टर राव इज जस्ट अ डायरेक्टर एंड नॉट, कोई बात नहीं बेटा, ए मैनेजिंग डायरेक्टर, इधर ही बैठना चाहिए, इधर बैठने में दिक्कत क्या होता है, मैं इधर देखने लगता हूँ स्क्रीन पे, इधर देख के बोलूँगा आपके तरफ, नॉट, है ना, ए एमडी, और लिखिए इशू 2, इशू 2 है प्रोसीजर, है ना बेटा, हाँ मतलब इशू 2 लिखिए प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख लूँगा ये सब भी। प्रोसीजर फॉर, बोलो मेरे भाई, प्रोसीजर फॉर, कोई भाई बताइए, है ना, प्रोसीजर फॉर क्या होगा, अगर आप में है दम तो बताइए, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, सभी भाई बहनें बताइए, सभी भाई बहनें, पास बीआर इन बीएम, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन नेक्स्ट जीएम, ऑल्सो ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना बेटा, ऐसे समझ सकते हैं, फटाफट बताइए, अगर आप में से सभी भाई बहन समझ सकते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना बेटा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, एमडी को कैसे अपॉइंट करेंगे, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, स्टेप में लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला लिखिए स्टेप 1 सर अप्रूवल्स, और स्टेप 2 फाइलिंग्स। बेटा एक मेरा डाउट था कि जैसे कोई एमडी अपॉइंट हुआ और तो कब उसका जमा होगा, मेरे को लगता है एक बार इसको सोचना चाहिए था, आप लोगों से मैंने पूछा था, लाइव डाउट है ना, एक बार आप भी सोचिएगा क्या था वो, मैंने सवाल पूछा था कि बीओडी ने अप्रूव कर दिया, बीआर इन बीएम हो गया, बीआर इन बीएम हो गया,
अब उसके बाद BR इन BM होने के बाद क्या होगा, है ना बेटा, उसके बाद मेंबर से पूछेंगे, अगर मेंबर्स ने मना कर दिया या मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, तो एक तो लिखा 60 दिन में देना है, तो 60 दिन कहाँ से, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया वहाँ से 60 दिन लेना है, या 60 दिन बेटा आपको लेना है जिस दिन मेंबर्स ने अप्रूव किया। अब मान या दोनों से लेना है कि नहीं, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि BOD ने अप्रूव कर दिया और मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो BOD से ही लेना चाहिए, वो टेक्निकली ठीक है, सरकार को पता तो चलना चाहिए ना। और यहाँ पे 30 डेज का नहीं होता, नॉर्मल टाइम जो 30 डेज का होता है, तो इसमें 2 ही स्टेप है ही, एक है अप्रूवल, दूसरा है फाइलिंग ऑफ फॉर्म टू ROC को बताना है। तो यहाँ पे लिखिए, चलिए सर ये खत्म हो गया आपका, अब आ जाइए थोड़ा सा शुरू करा दें। फॉर अपॉइंटमेंट फॉलोइंग अप्रूवल शैल बी टेकन। अब इसको छोटा करना अपने हाथ में है, लेकिन बड़ी अच्छी बात बच्चे ने कहा, मैंने कहा आइए एक बार करा दें, शैल बी टेकन। अप्रूवल ऑफ BOD बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। RBC से नहीं होगा, RBC कुछ बच्चे पढ़े हैं, RBC से नहीं होगा सर, ये RBC से नहीं हो सकता सर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका RBC से नहीं हो सकता। बाय BOD इन, है ना बेटा, ध्यान देंगे, बाय BOD इन by BOD in बोर्ड मीटिंग, ठीक तो है, इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय पासिंग OR, ओके बेटा, OR पास करके होगा। और तीसरा अप्रूवल ऑफ CG की अप्रूवल कब, जब आप उस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, जो शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में जो 4 कंडीशंस हैं उनमें से किसी भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को पूरा नहीं करता, एज वाला छोड़कर, क्योंकि एज वाले के लिए SR से ही काम चल जाएगा। जैसे आप PRI को ना अपॉइंट करके PROI को करना चाहते हैं, सर एक बार सभी भाई बहन बताइए, आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को करना चाहते हैं, आपको पढ़ाया था PRI कौन होता है, जो पिछले 12 महीने से लगातार इंडिया में स्टे कर रहा है, उसी को हम लोग PRI कहते हैं। और जिस दिन आपका 12 महीने का पीरियड पूरा हो जाए, आप लोग एक दिन भी हो, अगले दिन आप कह सकते हैं कि जी अब मैं MD बन सकता हूं। अप्रूवल ऑफ CG इफ अपॉइंटमेंट इज, ये सर बहुत बड़ी जरूरी चीज है, इफ अपॉइंटमेंट इज नॉट एज पर, if appointment is not as per requirement of part 1 of schedule 5, रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, जानकारी समझ में आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। C नंबर अप्रूवल बहुत उतना धमाकेदार नहीं है। फाइलिंग कर दीजिए। हाँ जी प्रमोद जी आप बताइए, प्रमोद जी क्यों बताएंगे, सभी भाइयों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। कभी आपने एक क्वेश्चन भी नहीं ऐसा बनाया था जैसा प्रमोद भाई ने पूछा, और निवांधन साहब, ध्यानी जी, अभिषेक कुमार कक्कर, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ दिमाग में आया कि कैसे नंबर आपको मिलेगा, वो लिखिए बेटा। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ ROC, द कंपनी शैल फाइल। सर ROC को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने डायरेक्टर को अपग्रेड करके MD बना दिया। द कंपनी शैल फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो एग्रीमेंट होता है ना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट MD वाला, है ना,
यस सर। द कंपनी शेल फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नहीं, आपको बेनिफिट हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग खुला, बहुत जमाने हो गए थे, कोई क्वेश्चन नहीं किया था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे तो मुझे रोज 2-4 क्वेश्चन कराने चाहिए आपको, है ना, बट वही होता है कि आप बड़े हो गए हैं, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी रिलेट कर रहा है। कंपनी शेल फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ है सर, ऑफ एम्प्लॉयमेंट और extract thereof है ना बेटा। द कंपनी शेल फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सट्रैक्ट thereof, उसका एक्सट्रैक्ट जमा कराएगा। समराइज इन्फॉर्म MR1 to ROC along with प्रिस्क्राइब्ड फी। अब फी तो अलग होगा ही, फी कितना होगा वो अभी बता देता हूँ। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, ऑथराइज कैपिटल कितना है, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फी। ठीक है जी दोस्तों, ये है विदिन 60 डेज, ये छूट गया था। चलिए दोस्तों, तो आज तो आप लोग समय अपना यूज कर लिए कहीं और, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बड़ा ही पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। सॉरी बेटा, 1 मिनट रुकिए, ये कैसे स्टैंड था इसका, कुछ ऐसा स्टैंड था इसका, ये ना जी सर, ये कुछ ऐसा होता है, स्टैंड है बेटा, ये गिर गया था मेरे से। ओके सर, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के प्यार के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके ICI के बुक में है ना, कि अपॉइंट हुआ और उसका अपॉइंट हुआ और उसका वो नहीं हुआ, मतलब क्या, मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा। तो बहुत तरह के सवाल एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, और मुझे लगता है ये 5 से 6 नंबर अच्छा है। अब आइए आज का हम लोग सबसे स्वीटेस्ट सेक्शन शुरू करें, कंसेप्ट नंबर 3। स्वीटेस्ट क्यों है, क्योंकि ये MR की बात करता है और मुझे लगता है हम सभी भाई बहनों को खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए, खास करके हमें तो और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें बेटा इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। और हम लोग ऑडिट करने चले जाते हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ सर, आपके लिए नहीं कहूँगा, है ना। और अभी तो आप स्टूडेंट हैं, ये ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर अगर एक CA अपने CA फ्रेटर्निटी को, एक CMA अपने CMA फ्रेटर्निटी को थोड़ा ज्ञान दे दे, तो बहुत सारे CA और CMA का भाग्य बन सकता है, नॉन कंप्लायंस से बचा जा सकता है। सर इसका नाम क्या है, लिखा है ओवरऑल मैक्सिमम, है ना जी, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो हेडर बहुत बड़ा है लिखिए ना सर, बड़ा है तो क्या हुआ सर। सेक्शन मैं 197 रात देख रहा था, तो देख रहा था बेटा 14 सब सेक्शन है, 14 सब सेक्शंस आर देयर ओवरऑल। अरे कम से कम इतना तो याद रखा करो, कहो सर सेक्शन बड़ी मुश्किल से याद होता है, आप तो सब सेक्शन की आप चाहत रख रहे हो, कोई गलत चाहत रख रहा हूँ, कोई मैं आपसे कुछ गलत करने को तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हेल्प करिए मेरी जरा, आप सभी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना बेटा, नहीं करेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है। ओवरऑल MR, ओवरऑल मैक्सिमम, अरे वाह, ओवरऑल भी है और मैक्सिमम भी है। चलो भैया लिखते हैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन, नाम बहुत भयंकर है यार, रेम्युनरेशन, ठीक है। एंड MR इन केस ऑफ, एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ रेम्युनरेशन in case of or absence of the managerial remuneration in case of absence और inadequacy of profit। ये क्वेश्चन है, आपको सीखना है ना बेटा, inadequacy of profits, ये टॉपिक है, बहुत अच्छा दुलारा प्यारा टॉपिक है। इसमें यह है कि प्रॉफिट हो तो भी रेम्युनरेशन मिल सकता है, और बिना प्रॉफिट का या प्रॉफिट कम है या लॉस है तो भी मिलेगा। जनरली कहा जाता है प्रॉफिट है तो सेक्शन 197 के अनुसार मिलेगा,
और अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या लॉस है तो शेड्यूल 5 के अनुसार मिलेगा। तो एक समराइज बनाएंगे। आपने सिटिंग फी का नाम सुना होगा, सिटिंग फी आप अभी याद कर लीजिए, आज सिखाऊंगा। सिटिंग फी इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। आज हम लोग इस पर बहुत सारी बहस करेंगे। सिटिंग फी मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है ना, पर मीटिंग, पर बोर्ड मीटिंग 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिटिंग फी का अगर कभी कोई दिमाग में आए, आप कभी ऑडिट करने जाएं, सीए आप बनने ही जा रहे हैं, सीए में बनने ही जा रहे हैं कुछ दिनों में आप, है ना बेटा, सीए प्रमोद, सीए अभिषेक, सीए में निवांधन, प्रधुमन, ऐसे आपका नाम होगा सभी भाई बहनों का। तो जो बच्चे हमारे साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो लोग भी बेटा, अगर आप थोड़ा वीडियो आप लाइक कर देते हैं, है ना, या थोड़ा बहुत मेरे को हेलो हाय करते हैं तो मैं आपका नाम लेता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, या यूँ कहिए पॉजिटिव लगता है। तो कुछ बच्चों का, है ना बेटा, जिन बच्चों का मैं कराता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े होते हैं और बताते नहीं हैं, थोड़ा आप लोग ही नाम बताइए सर। मैं कुछ नाम ही तो बोलता हूँ आपका, कोई नंबर थोड़े मांग रहा हूँ मैं आपसे, है ना। ओवरऑल मैक्सिमम, है ना, ओवरऑल एमएमआर याद कर लेते हैं, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, सेक्शन 197 है, प्लस शेड्यूल 5। कहेंगे सर शेड्यूल 5 तो 196 में भी पढ़ाया था। अरे बाबा, शेड्यूल 5 का पार्ट 1 था, शेड्यूल 5 में अभी आज बताऊंगा 4 पार्ट है, 4 पार्ट है जी, और फर्स्ट पार्ट में 4 सेक्शन है। क्या कहोगे सर को, सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, कंफ्यूज कुछ नहीं किया मैंने आपको। शेड्यूल 5 में लिख लो भाई, अब जब तुमने बात छेड़ी है तो मैं लिखवाऊंगा ही। अब पार्ट 4 है, पार्ट 1 लिखो। ये क्या है यार, शेड्यूल क्या है? अरे बाबा शेड्यूल 1 तो सुना होगा, मेमोरेंडम आर्टिकल का फॉर्मेट तो 10 टेबल है कि नहीं, तो उसमें तो नहीं कहते बहुत अजीबोगरीब है। यहाँ पे क्या अजीबोगरीब होगा सर? शेड्यूल 5 को डिजाइन किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। पार्ट 1 कोई और बात पे बहस करता है, पार्ट 2 कोई और बात पे, पार्ट 3 कोई और बात पे, पार्ट 4 कोई और बात पे। और पार्ट 1 का, है ना, पार्ट 1 में वो 4 एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन कह लीजिए, अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको सरकार से पूछनी पड़ती थी। पार्ट 2 में है लॉस होगा तो कैसे होगा, पार्ट 3 भी वही है, पार्ट 4 भी वही है। सर लिखने दीजिएगा, पार्ट 1 लिखने दीजिएगा सर। 4 आपको पढ़ाया तो है सर, अभी हाल में पढ़ाया था भाई लोग, आप, है ना, आप कुछ भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा तो मेरे लिए अच्छा लगेगा। प्रदुमन भाई ये देखिए 4 एडिशनल क्वालिफिकेशंस फॉर एमडी आपको पढ़ाया था सर, कि वो 21 से कम नहीं, 70 से ज़्यादा नहीं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस 19 जो पढ़ाया था सर, हमें तो याद करना है सर। देखो बुरा मत मानिए, आपका टारगेट आपको पता है, मुझे मेरा टारगेट पता है सर। सर अब फेस टू फेस क्लासेस तो चलनी नहीं है सर, अब हमें इसी में इम्प्रूव करना है, मैं यही कहूँगा। और सर हमें अपनी इन वीडियोज़ को आगे मार्केट में लेके आना है सर। ये तो अभी आप समझिए कि आपके थ्रू ये चीज़ें छोटी मोटी शुरुआत हम लोगों ने कर लिया। 4 एडिशनल क्वालिफिकेशंस फॉर एमडी, याद करिए, MWM बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। घबराइए मत, MWM का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। 4 एडिशनल क्वालिफिकेशंस आपको पढ़ाया था, ये सेक्शन 196 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सब सेक्शन 3 उसी के साथ हमने जोड़ के पढ़ा दिया था। पार्ट 2 क्या है आज सिखाऊंगा। पार्ट 3 क्या है ये भी सिखाऊंगा। पार्ट 4 क्या है? अरे बाबा कुछ नहीं है, इन तीनों में ये है मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ। आप जब 197 में घुसोगे, है ना, तो ये भी आपको एहसास होगा कि 197 उन कंपनियों के लिए, सब जो सब सेक्शन है 197 की, उन कंपनियों के लिए रेलिवेंट है जिनमें क्या हो बेटा, जिनमें प्रॉफिट हो, सब एडिक्वेट प्रॉफिट हो। एमआर इन केस ऑफ, एमआर मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ, किस केस में ये समझना है, एमआर इन केस ऑफ, किस केस में ये समझिए, मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ, ठीक है जी, इन केस ऑफ, किन केसेस में ये समझना है, केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मतलब अगर आपकी प्रॉफिट बहुत कम है या आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो सर लॉस को टर्न अराउंड करने के लिए हमें स्किलफुल मैनेजर चाहिए। और स्किलफुल मैनेजर इतना लालची होता है, वो कहता है देखो जी तुम्हें लॉस हो रहा है ना, लेकिन तुम्हारे लॉस के चलते मैं क्यों लॉस झेलूँ,
तो बेटा स्किलफुल मैनेजर कहेगा हमें तो भैया इतने लाख चाहिए ही चाहिए हर महीने, या साल में ही दोगे तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब आप कंपनी रोने लगी, बोला अरे सर लॉ में तो लिखा है कि प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज रेमुनरेशन होगा, प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता रेमुनरेशन। बट कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना सर, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा रेमुनरेशन नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट प्रॉफिट कम है, अब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसका 11% कितना होगा? 10 लाख का 11% 1,10,000 हुआ। सर 1,10,000 में आपको लगता है कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या IIM से किया हुआ बंदा आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO और CFO और होल टाइम डायरेक्टर बनेगा? सर 1,10,000 में वो बेचारा एक महीना में उसे 5 लाख उसको चाहिए। तो इस तरह की जो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन सेक्शन 197 बता रहा था। 197 आप सब लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आपको नहीं आता, हाँ डिटेल नहीं आता, बट आप ये नहीं कह सकते सर मैं सुना ही नहीं था कभी। हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ शेड्यूल 5 थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता। हम लोग तो CS पहले मैंने किया था, हम लोग के सर CS में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे, अकाउंट्स में CS में, है ना। तो सर कि हम लोग 198 एक सेक्शन और है 198 मैनेजरियल रेमुनरेशन का ही, कि जो नेट प्रॉफिट जो बोल रहे हैं जिसका 11% है, तो 198 बताता है कि वो नेट प्रॉफिट को जो आपका नॉर्मल फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस करना होता है। जस्ट लाइक इनकम टैक्स में आप PGBP पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है वो नॉर्मल जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है उससे थोड़ा चेंज हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अगर एडजस्टमेंट ना हो तो सेम भी हो सकता है, लेकिन जनरली चेंज ही होता है बेटा। तो यहाँ पे लिखते हैं MR इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आप में से किसी भी भाई बहन को समझ में आया हो तो बताइए, मुझे भी अच्छा लगता है आपको समझाकर। अभी बताइए कम से कम ओवरव्यू समझ में आया है ना। 198 भी लिखूंगा। मैंने एक चीज़ और आपको प्रेजेंट कर दिया, ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में 4 सेक्शंस है। अब सेक्शन मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं, अरे सेक्शन कैसे क्लास में बच्चे ज़्यादा होते थे तो सेक्शन A सेक्शन B, तो क्या कोई सेक्शन नंबर होता था? नहीं। अब इसमें भी 4 सेक्शंस हैं। सेक्शंस का मतलब वो नहीं 198 99 नहीं, 4 सेक्शंस में समझ लो 4 सब पार्ट्स हैं। फिर से बताता हूँ, शेड्यूल 5 में 4 पार्ट हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है। सेकेंड पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया सेक्शंस में, 4 सेक्शंस। सिंपली अभी सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सिंपली सेकेंड पार्ट है ना बेटा, सेकेंड पार्ट ऑफ, सिंपली सेकेंड पार्ट ऑफ शेड्यूल 5 is divided into, subdivided into simply second part of schedule 5 is subdivided into, second part of schedule 5 is subdivided into, कितने पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है? into 4 सेक्शंस। अब सेक्शंस मतलब ये मत सोचना कि 1 2 3 4 क्या है, भी सब बताऊंगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट आपको स्टडी मटेरियल से सिखाना होगा, क्योंकि जर्नी बड़ी आसान नहीं है, है ना। जर्नी को थोड़ा मुश्किल करना है, मतलब मुश्किल मतलब कह रहे हैं कि समझना है। तो अब आइए सब सेक्शन 1 से हम शुरुआत करते हैं। सब सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। ABCD, हाँ बिल्कुल प्रमोद जी लिखे हैं, थोड़ा बहुत सही लिखते हैं ये प्रमोद जी। ABCD, अब नहीं, मैं भी बेटा बच्चा हूँ, आप जैसा नहीं हूँ मैं सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं खुद ही का हूँ। मैं सोचता था जब मैं स्टूडेंट था, सेक्शन शेड्यूल में सेक्शन कैसे होगा यार? सेक्शन का मतलब वही होता है जो तुम लॉ में पढ़ लियो, मतलब इतना लॉ दिमाग में घुस गया कि सेक्शन बोले तो बस वही सेक्शन 1 2 3 4 5 9 8 ऐसे ही सेक्शंस होते हैं। कमाल हो गया जी। सर कुछ तो थोड़ा रहम करो। तो बेटा हम लोग तो खुद ही अपने क्रिटिक्स हैं, हम लोग खुद ही बात करते हैं, लेकिन मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो बेटा बुरा मत मानिए, आप लोग ये सोचिए कि अभी आपकी शुरुआत हो रही है, राजीव सर की भी शुरुआत हो रही है। ओके, अरे रेमुनरेशन हटा दिया है क्या? 203 आ गया भाई, 198 दिखा दे भाई, कहाँ है? 205 आ गया, नाराज हो गया क्या हमें? सेक्शन 200 आ गया, वाह ये आ गया।
ये आपके बुक में थोड़ा बाद में दिया है, अच्छा दिया है, कोई गलत हो रहे ऐसे। सर सभी भाई बहन थोड़ा सा हेल्प करिए। सेक्शन 197 ऑफ द एक्ट लेज डाउन प्रोविजन रिलेटिंग टू ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल बाय एवरी पब्लिक कंपनी एंड द मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल बाय इट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, ऐसा दे रखा है। सेक्शन 197 दोनों बातों को चर्चा करता है, लेकिन अभी तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा इनएडिक्वेसी में शेड्यूल 5 अप्लाई होगा, तो भाई शेड्यूल 5 को रेफर किसने किया? शेड्यूल 5 को रेफर क्या, शेड्यूल 5 197 को रेफर नहीं करता, 197 शेड्यूल 5 को रेफर करता है। सेक्शन 197 रीड विद शेड्यूल 5। क्या पता हम भी जब आप जैसे स्टूडेंट थे CSOS में हमने लॉ ध्यान से पढ़ा था, CA में तो विद गॉड ग्रेस बेटा हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे ये बड़ाई वाली बात नहीं है। मैं आपको अपना मार्कशीट दिखा सकता हूँ। मेरे को हाईएस्ट नंबर फर्स्ट ग्रुप में लॉ में मिले थे 70 नंबर। सर मेरे लिए तो यही बहुत है, जो आदमी 42 और 45 नंबर लाकर पास करता है। सर हमारे अकाउंट्स में ऐसे ही रहे होंगे, 200 टोटल नंबर है मेरे साथ ग्रुप में, लेकिन बेटा मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ। और मेरा जो ग्रुप 1 था उसमें 202 या कुछ ऐसे ही नंबर थे, और एंड एवरीबडी सेज कि मैं लकी हूँ। लकी इस सेंस में सर इसमें से 4 में से किसी में 42 थे, किसी में 45 थे, और सर भगवान की कृपा थी इसमें 70 थे। उसी तरह मैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स किसी ज़माने में पढ़ाता था, किसी ज़माने में जो बच्चे हमसे इंटर पढ़े होंगे 9 में 2009 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वैट पढ़ाता था, बड़ी बच्चे फेमस था बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाता था कभी, चूँकि थेरेटिकल था, वैट और सर्विस टैक्स पढ़ाता था, और उसमें इंटर में CA इंटर में टैक्सेशन में, और उसमें बेटा मेरे को 74 नंबर करीबन है। मतलब फर्स्ट ग्रुप बेटा लॉ के चलते पास हुआ, और सेकेंड ग्रुप IDT के चलते पास हुआ, क्योंकि मेरे को कॉस्टिंग या DT है ना, या वो क्या था इसका होता था हमारे समय, आजकल तो जो भी नाम है, तो वो था नहीं बेटा। मैं 2010 नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, मैं CA नहीं बना था तो भी मैं CA फाइनल का IDT पढ़ाता था, तो बड़ी खुशी की बात थी। तो मेरा ये दोनों ग्रुप बेटा ऐसे निकल गया। मतलब मेरा आप यूँ देखेंगे कि मेरा बैलेंस स्टडी नहीं था, कोई एक सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था, उसको मैं पढ़ाता था या पढ़ता था या समझ आती थी, उसके चलते मेरे बाकी सब्जेक्ट की जो कमियां थी, हाँ बट 40 से कम नहीं आया मुझे, है ना। एक बात और बताना चाहता हूँ सर, मैं रैंक होल्डर नहीं हूँ, मैं फेल होकर पास हुआ था। मैंने पहली बार में सेकंड ग्रुप दिया था जिसमें IDT आता है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा IDT अच्छा है, तो IDT में तो अच्छे नंबर उस बार भी आए थे, कितने आए थे आई डोंट केयर या रिमेंबर, बट इसका में मैं फेल हो गया था। फिर मैं दोबारा दिया बोथ ग्रुप, हाँ जो मेरे को याद है बोथ ग्रुप ही दिया दोबारा, जो सिला था मैं पहली बार फेल, दूसरी बार बोथ ग्रुप दिया, सेकंड ग्रुप निकल गया, बोथ ग्रुप दे दिया था मैं बेटा जोश में, जो मेरे को याद आता है। और तीसरी बार में मैंने, है ना, IDT दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दो। हाँ जी बहुत अच्छे शर्मा जी, हाँ मतलब वो ना क्या था, ये भगवान सर जो है ना हमारे बॉस गुरु जी, वो कहते राजीव तुम तो थेरेटिकल अच्छा समझाते हो, तो सर की परिकल्पना थी, आई नेवर थॉट, बहुत अच्छा चलता था IDT, मतलब बहुत अच्छा बोले तो क्या, फेस टू फेस में 25 30 40 बच्चे होते थे, और इनडायरेक्ट जो CA इंटर था इनके पास 2009-10 में तो बेटा 700, एक बैच में 700-600 बच्चे सर हम लोग पढ़ाते थे। सर ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने फील किया, 600-700 बच्चे एक साथ होते थे। खैर सॉरी, आपको मैं कहीं और लेके चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करूं, है ना। आई वॉज नेवर रैंक होल्डर और सो मच स्मार्ट स्टूडेंट बिकॉज आई नेवर गिवन टाइम फॉर स्टडी। मैं हमेशा पढ़ा रहा हूँ साहब। अब जब बात चलिए तो बता दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा 1998 से, जब मैं 12 पास हुआ था। 12 पास आउट से मुझे पढ़ाने का जो कहते ना कीड़ा बचपन से था, और अभी मैं 40 इयर्स का हो गया हूँ और 1998 से पढ़ा रहा हूँ। भाई पैसे कमाने वाला पढ़ाना, ये नहीं कि दोस्तों को पढ़ाना। सर हमें तो सुनाते नहीं आप ये कहानी, अविनाश गुप्ता। अच्छा अविनाश भाई, आप लोगों को क्या सुनाओ, आप लोग जुड़ते कहाँ हो, जुड़ते नहीं हो ना तुम लोग, है ना। सच्चाई बता रहा हूँ, ये फाइनल वाले बच्चे हैं ना, इनको मोटिवेट कर रहा था। तो बेटा मैं
12वीं से पैसा कमा रहा हूँ और सबके अपने जीवन के कह सकते हैं स्टेजेज होते हैं। तो मैं 12 से पैसे कमा रहा हूँ विथ गॉड ग्रेस, और मैंने कभी किसी गार्जियन मतलब से पैसे लिए नहीं है ना। खूब सारे पैसे मैं देता रहता हूँ है बेटा। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा अविनाश भाई, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम लोग बेटा काम किसी ज़माने में करते थे है ना। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ाए अविनाश भाई। आपको तो लगता होगा हम खाली लॉ ही पढ़ाते हैं है ना। आप जुड़िए ना महाराज, एसएम में जुड़ते नहीं आप, बताइए कैसे बुरा नहीं लगता है टीचर को। खैर मैं मजाक कर रहा था, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चों से फीडबैक लेकर देख सकते हैं। और बहुत बेटा टॉपर्स में मैं बेटे 2000 में आया होगा फाउंडेशन निकाल के, और उसके बाद से बेटे लॉ ही पढ़ाता था। पहले कभी अकाउंट्स पढ़ाते थे हम लोग, ये 98, 99, 2000 तक। तो इसके बाद सर ने कहा भाई तू सीएस कर रहा है तो तू दिल टॉपर्स में अगर नाम कमाना है तो लॉ पढ़ाओ। तो इन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमें दिया था और इसी तरह से जर्नी आपके साथ शुरू हुई। मैं तो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहा था कि ये 70 नंबर जो लॉ में है बहुत बड़े नंबर थोड़े हैं, लेकिन फिर भी बिना पढ़े हुए 70 नंबर है सर। मैंने सीए फाइनल में कभी नहीं पढ़ा लॉ, और मेरा सीए कैसे हुआ सॉरी टू से मुझे भी नहीं पता सर, या तो गॉड की कृपा थी मेरे ऊपर। सर आई वॉज सीए इंटर का एग्ज़ाम देने जाता था, उन दिनों सीपीटी में पढ़ाता था सर। सुबह 7:30 से 9 की क्लास लेता था, 1.5 घंटे की क्लास होती थी। 9 बजे सिर्फ फिर ऑटो पकड़ के, क्योंकि कार नहीं था मेरे पास, इवन आज भी नहीं है ना, मैं यूज भी नहीं करना चाहता हूँ है ना। तो बेटा मैं फिर जाता था यहीं पे लवली पब्लिक स्कूल में मेरा एग्ज़ाम होता था, करकरडुमा भी होता था। तो अलग अलग 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं तो आदमी को सेंटर सारे याद हो जाते हैं। इंटर मैंने बेटा एक झटके में पास किया, लेकिन एक बार में एक ही ग्रुप दिया, क्योंकि बेटा मैं भर दिन काम करता था और उन दिनों टॉपर्स ग्रोथ फेज पे थी। अब तो टॉपर्स मैच्योरिटी पे है, बुरा मत मानिए, ग्रोथ फेज पे थी। एंड टॉपर्स वाज इंक्रीजिंग, कहते ना बेटा क्या बोलते हैं, मैं शायद प्रोवर्ब भूल गया, टॉपर्स गजब बढ़ रहा था बेटा है ना। खैर दोस्तों धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। ये तो सॉरी ये सब कहानी आपको समझाया, लेकिन ये सच्चाई है बेटा कि समय टाइम का भी बहुत वैल्यू है आपके जीवन में। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आप किसी भी चीज़ को छुओ ना तो सही में सोना बन जाता है। मैं मानता तो नहीं हूँ इन चीज़ों को, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ, लेकिन मेहनत और सही समय दोनों हो जाए तो सोने पे सुहागा है। मेहनत से तो कुछ भी बदला जा सकता है, क्यों भाई, मेहनत है भाई, ये मजदूर का हाथ है, लोहे को बदल कर पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो बहुत सारे काम करने चाहिए। आइए सर, हाँ सही बात, हाँ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा था, एक बोलते ना दिन दुनी रात चौगुनी ग्रो कर रहा था भगवान सर। तो भगवान से बेटा हम लोग, ये बैग है ना, हम लोगों को बेटा पर मंथ मतलब 1.5-2 लाख रुपए मिल जाते थे पर मंथ, बता रहा हूँ सर, 9-10 की बात बता रहा हूँ है ना। 9-10 में गजब काम करते थे। अब क्या है राजीव सर की स्थिति, पूरे साल में 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। खैर दोस्तों आइए है ना बेटा, तो इसीलिए मैंने फिर अपने आप को थोड़ा बहुत री करने की कोशिश किया, आप सभी से जुड़ा। लेकिन आप लोग भी तो है ना, आप सभी बच्चे जो फाइनल में जुड़े हैं, प्रॉपर नोट्स चाहिए तो भाई लोग आप लोग ऐप डाउनलोड करो ना जी, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनसे बात करो, तभी तो मिलेगा, फिर कहाँ से मिलेगा तुम लोग को, है ना बेटा, ध्यान दो। चलो जी अब हम लोग को मेहनत करना है ना बेटा। आइए बेटा फटाफट समझते हैं जी बेटे, कैसे समझा जाए इन बातों को। नाउ वी हैव टू मूव, अब हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या सीखना है ये देखिए। अब सेक्शन जो 197 है, 198 है और शेड्यूल 5 है, ये 2-3 चीज़ों को मर्ज किया इन्होंने। काफ़ी लेंदी डिस्कशन होने वाला है। मेरे पास एक आधा टेबल है, मैं टेबल भी सिखाऊंगा सर। आइए ना सर एक बार देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश करता है सर। वाह सर, आइए सर देखते हैं सेक्शन 197 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। सभी भाई बहन देखते हैं क्या है। इसका बेयर एक्ट मिल जाता तो और मजा आता आपको पढ़ने में। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ, है ना बेटा, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। एमपी ओह एमपी कहानी सुनाया था ना। अब ये देखो लिखने की कोशिश किया है
चलो सर, यहां से थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाते हैं। वाइल फिक्सिंग सच रेमुनरेशन, मतलब कह रहा है कि आपका रेमुनरेशन जो होगा एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। कंपनी जब अपना रेमुनरेशन फिक्स करेगी अपने एमपी का, एमपी मतलब मैनेजरियल पर्सनल का, तो उसमें क्या बात हो सकती है ये सीखेंगे। तो अब पहला इसमें लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी मैं लिखवा दूंगा, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। सर सभी भाई बहन सुनिए, रेमुनरेशन का परसेंटेज जानना चाहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, है ना सर, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको ये सब चीज़ें, पक्का ना। आइए सभी भाई बहन समझिए कि कोई भी कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सनल का रेमुनरेशन या पारिश्रमिक देते समय इन बातों को ध्यान में रखेगी। तुम तो रट के बैठे हो 11% होता है जी, 5% से ज़्यादा नहीं। अगर एक ही एमडी है, एमडी तो एक ही होगा, एमडी और मैनेजर में से कोई एक होगा, एमडी है तो 5%, अगर एमडी प्लस डब्ल्यूटीडी है तो दोनों को 5% मिल सकता है ना, 10%। ऐसे ऐसे कुछ सीख के बैठे होगे। सर वो बहुत अच्छा सीखा है, आपका यूज करूंगा, लेकिन पहले एक बार मेरे को आने दीजिए। कह रहा है कि रेमुनरेशन तय करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की वित्तीय स्थितियां कैसी है, यानी 197 सब्जेक्टिव है सर। हम और आप बुरा मत मानिए, तो हमको खाली 11% जो पता है ओवरऑल एमएमआर पता है सर, लेकिन ये नहीं पता कि और लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं सर, यही तो काम है सर। सर गजब का टॉपिक है। अभिषेक गोयल जी, हेलो सर जी, है ना। गोयल साहब आप सीएमए वाले हैं ना, तो रोज काहे नहीं जुड़ते हैं बेटा, चलिए आप मजे लेते हैं खाली हम लोगों का। खैर दोस्तों, आपके मजे लेने से भी हम लोग का वीडियो तो तैयार हुआ सर, नहीं होता ये आप लोग जुड़ते हैं इसी बहाने, मेरे को भी शर्म आती है कि भाई 8 बज गया, शुरू क्यों नहीं हुआ। सुनिए, वाइल फिक्सिंग एमआर फाइनेंशियल पोजीशन, रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इन एनी अदर कैपेसिटी। वाओ, कह रहा रेमुनरेशन तय करते समय कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी, है ना, और एक इंडिविजुअल जो है अदर कैपेसिटी, जैसे आज बताऊंगा ये सब क्या है, बहुत अच्छा चीज़ है सर। मैं लीगल डायरेक्टर हूँ टॉपर्स क्लासेस का, मैं डायरेक्टर भी हूँ और लीगल हेड हूँ, संभालता हूँ। मैं डायरेक्टर्स की तरह जो रेमुनरेशन ले जाता हूँ वो भी एमआर में आएगा, सर थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिए कि मैं लीगल भी हूँ, मैंने एलएलबी कर रखा है और मैं प्रैक्टिसिंग भी हूँ, सीओपी एलएलबी का प्रैक्टिस होता है ना, मैंने ले रखा है। और टॉपर्स का कोई केस है, मैं काला कोट पहनकर टॉपर्स को रिप्रेजेंट किया इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो मेरे को उसके लिए 10,000 या 20,000 पर हीयरिंग मिलता है। क्या बात है सर, तो क्या ये भी एमआर का पार्ट है? लेकिन कह रहा है कि ये पार्ट है या नहीं इसको छोड़ो भाई, एमआर तय करते समय, रेमुनरेशन तय करते समय इन 4-5 बातों का ध्यान रखना है। पहला देखिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इन एनी अदर कैपेसिटी, तीसरा देखिए रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी, है ना बेटा, रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी। मतलब क्या हुआ, एनी अदर कंपनी, समझ रहे हैं सर, क्या आपको किसी और कंपनी से भी, क्या जैसे मान लीजिए एक बंदा है ना, क्या 2 कंपनियों में एमडी बन सकता है? एक सवाल है, बन सकता है। एक बंदा जैसे मैं राम लिमिटेड में भी एमडी हूँ और रहीम लिमिटेड में भी एमडी बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। इसके लिए कुछ होता है, इसके लिए दोनों ही कंपनियों को, है ना, दोनों ही कंपनियों में यूनानिमस कंसेंट पास करना होता है सर। सिर्फ इनको दिक्कत है डब्ल्यूटीडी, चूंकि ये होल टाइम डायरेक्टर है तो या तो होल टाइम आप राम लिमिटेड में खर्च कर सकते हैं या रहीम लिमिटेड में। तो अगर समझ में आए तो एक बार बेटा लिंक मेरे को बता दीजिएगा। एक बंदा जनरली, एक बंदा 2 कंपनियों में भी एमडी बन सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक कंपनी में एमडी बन गया और दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बना, मैंने पढ़ाया नहीं है। एक बंदा कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है? 15 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। हो सकता है आपको सभी जगह से रेमुनरेशन मिलता हो, है ना बेटा। तो ये भी देखना है कि अगर हम रेमुनरेशन जब तय करेंगे, कोई भी कंपनी तय करेगी, तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तय देखेगी। कंपनी ये देखेगी कि उस इंडिविजुअल को और कहाँ, और हमारी कंपनी से किसी अदर कैपेसिटी में कुछ और रेमुनरेशन मिल रहा है क्या? डायरेक्टर की तरह तो मिल ही रहा है सर। निवांधन कुंवर जी लिखे, यस सर। सर एक एमडी दूसरी कंपनी में भी एमडी बन सकता है, लेकिन डब्ल्यूटीडी जिसमें है डब्ल्यूटीडी उसी में रहेगा, किसी और में नहीं बन सकता। तीसरा देखिए
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, है ना, जो भी इंडिविजुअल है उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ना बेटा। ये छोटा सा पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पास है, आगे हमारे पास है ई नंबर। ई नंबर क्या लिखा है जी बेटे, ये तो बताया आपको, यहाँ आपको आना है। एक लास्ट है बेटा, ई नंबर भी दिया है, एनी अदर मैटर्स, जो भी कोई और मैटर्स हो सकता है। अब आइए, अब हम लोग अपने सेक्शन के भीतर घुसते हैं। ये हमारा सेक्शन है, एक बार सर थोड़ा सा बिना हेजिटेट किए एक बार पढ़ लीजिए स्टडी मटेरियल को। दिस सेक्शन डजंट अप्लाई टू प्राइवेट, शुरू से पढ़ते बेटा, मजा नहीं आता वैसे। सेक्शन 197 ऑफ एक्ट लेज डाउन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ओवरऑल एमआर मैनेज ओवरऑल मैक्सिमम एमएमआर। एमएमआर याद रखिए ना, वो डायरेक्ट टैक्सेस में एमएमआर होता था कुछ, एमएमटी मैक्सिमम मार्जिनल रेट कुछ होता होगा ना सर, मेरे को तो सब भूल गया। 197 ऑफ लेज एक्ट लेज डाउन प्रोविजन रिलेटिंग टू ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल बाय एवरी पब्लिक कंपनी एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल बाय इट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। सेक्शन 197 रीड विथ शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू केएमपी। दिस सेक्शन डजंट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। थैंक गॉड मेरे पास आज तक कोई पब्लिक कंपनी है ही नहीं, इतना बड़ा सीए धूम है बेटा। देखो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास एक भी पब्लिक कंपनी नहीं है, भी एक आधा तो दूसरे का है, मैं केवल साइन इन करता हूँ। लेकिन सर मेरे को तो इसको गांठ बांधनी है, आपका जो भी पर्पस हो। मैनेजरियल रेम्युनरेशन का कंसेप्ट लिमिटेशन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, यानी पब्लिक कंपनी में ज़्यादा बहस है, ज़्यादा भसर है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी का बहुत बड़ा फायदा हो गया है ना बेटा, कि एमआर वाला प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अब चलो इस टेबल को देखेंगे, सभी भाई बहने इस टेबल को देखेंगे, क्या मस्त टेबल बनाता है आपका इंस्टीट्यूट। ओवरऑल मैक्सिमम रेम्युनरेशन, सब सेक्शन 1, द ओवरऑल managerial remuneration to directors including managing director, whole time director and manager in respect of any financial year is summarized as below। is summarized as below ये दे रखा है, इस तरह से समराइज कर रखा है। अब बताइए क्या कर रखा है, पहला समझते हैं। कंडीशन मैक्सिमम व्हेन रेम्युनरेशन कैन बी एक्सीडेड एज रेफर्ड इन। बहुत अच्छा टेबल बनाया है। चलिए देखें, हम लोग टेबल तो नहीं बना सकते एग्जाम में सर, हमें तो लिखना होगा। ओवरऑल लिमिट अप्लीकेबल टू एमआर। ओवरऑल मतलब मैक्सिमम लिमिट, यानी कंपनी में। अच्छा सुनो, इसको और समझने के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ, है ना। देखो बेटा सुनो, हर कंपनी में बीओडी होता है। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स दो तरह के, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी 3 तरह के लोग आएंगे। सुनो बेटा, कोशिश करना। MWM ये सब एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। इंडिपेंडेंट, इसमें कौन आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव को और बोलते हैं हम लोग फुल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव को हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। कहीं पर रफ में बना लोगे, बहुत काम आएगा। आगे जब सिखाऊंगा ये बहुत काम आएगा बेटा आपको समझने में, आराम से। ये जो बगल में है, कहीं रफ में बना लोगे बेटा, आप बना लो, अच्छा रहेगा, डिस्कशन करने में फ़ायदा होगा। बीओडी का जो कंपोजिशन है, अब भाई मैनेजर के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैनेजर के लिए डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, ये तो एक रफ है ना सर। रफ तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्यों भाई अभिषेक जी? ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, ओवरऑल लिमिट अप्लीकेबल टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना है जी? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट्स आर टू बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198, यानी कहो ईडी प्लस एनईडी, यानी ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एनईडी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सबको मिलाकर आप 11% से ज़्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकते। ईडी प्लस एनईडी को आप 11% दे सकते हैं ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट्स आर टू बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198 एक्सेप्ट दैट रेम्युनरेशन, है ना, एक्सेप्ट दैट, यहाँ पे समझना है
रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहा है कि जो भी है वो ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं घटाएंगे, फालतू कर रहा है, बाद में देख लेंगे इसे, है ना। सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन शेड्यूल 5 द कंपनी इन जनरल मीटिंग में ऑथोराइज एक्सीडिंग ओवरऑल लिमिट। वाह, ये ओवरऑल लिमिट भी दे सकता है ना बेटा। ये बेटा ध्यान दीजिएगा मीनाक्षी जी, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये फाउंडेशन की क्लास कब से होती है बेटा, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बट जनरली ये 11 बजे से होती है फाउंडेशन की क्लास इस चैनल पे, है ना। ये अभी फाइनल की क्लास है बेटा। आगे देखिए, आगे हमारे पास एक पॉइंट है, अगला क्या है समझते हैं बेटा। इफ देयर इज वन MD WTD और मैनेजर, वही होता है MWM, एक है बेटा ओवरऑल हमारे को हो गया 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका एक्सेप्शन हो गया कि 11% से ज़्यादा देना है तो शेड्यूल 5 को भी फुलफिल करना है, प्लस मेंबर से भी पूछना होगा। जनरल मीटिंग में ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसा नहीं लिखा है तो OR से हो जाएगा, बाकी अभी ज़बरदस्ती ना करें, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले अभी पॉजिटिव समझिए, सभी एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव को 11% मिल सकता है। दूसरा हम समझते हैं इफ देयर इज ओनली वन, है ना बेटा, एक ही है तो 5%, है ना बेटा, मिलेगा। 5% नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, है ना। दिस लिमिट of 5% may be exceeded with the approval of the company in general meeting by passing SR। अच्छा लिख तो दिया यार, यानी 11% को बढ़ाना है तो OR चाहिए, और अगर किसी इंडिविजुअल को बताना है तो कितना चाहिए, 5% ही, 5% से ज़्यादा देना है। अभी सर एग्जाम्पल आ जाएगा, टेंशन ना लें। इफ देयर इज मोर देन, सर मैं बस पूछ लेता हूँ, 1 मिनट का और टाइम दीजिए। 4 सिनारियो है ना जी, 197 सब सेक्शन 1 में 4 ही सिचुएशन है ना। आओ चारों समझाऊंगा मैं लिख के अपने एंगल से। इफ देयर इज मोर देन वन MD WTD, यानी MD WTD जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना बेटा। जो संख्या है नंबर ऑफ MWM जो है वो 1 से ज़्यादा है तो कितना परसेंट है बेटा, 10% है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, समझते हो जी, है ना। अब सोचना, सुनो जी, एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे बताएंगे। एक्स लिमिटेड है, इसमें मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सॉरी, एक होल टाइम डायरेक्टर 1 और भी है होल टाइम डायरेक्टर 2। अब MD को, अब इन तीनों का एग्रीगेट कितना होगा, 10% से ज़्यादा नहीं होगा। अब सुनना, अब 10% में मान लो हम देना चाहते हैं इसको 8% MD को, इसको 1% और इसको 1%। दम है तो बता दो। मोर देन 1 MWM हो गया, 3 है, तीनों का मैक्सिमम 10% के भीतर ही रखा, लेकिन एक MD का बढ़ा के 8% कर दिया। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर MD है अकेला, अगर सिर्फ MD है ना, अगर सिर्फ MD है तो उसको बेटा 5% से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। कंपनी में अगर MD प्लस WTD, बहुत सारे WTD सब मिल गए, सब मिलकर सबका रेमुनरेशन देखें तो भी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 10% ज़्यादा देना है तो SR पास करना है। और एक छोटी सी बात ये है, यहाँ पे देखा जाए 8, 9, 1, 10 ही % के भीतर है, ज़्यादा कहाँ हुआ सर। इसमें ये सीखना होगा आपको, इसमें ये सीखना होगा मेरे बच्चे कि ये 8% हो रहा है ना, तो भाई ये 8% कैसे हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये 5%। ऐसे करो ना जी, इसको 5 दे दो, इसको 2.5 दे दो, इसको 2.5 दे दो। ऐसे करो कि कोई लिमिट ब्रीच ना करे, ना 11% वाला ना करे, ना 5% वाला करे, ना 10% वाला। अंकुश भाई आगे देखिए, लास्ट में हमारे पास है, लास्ट में है रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नाइदर, वही चौथा वाला पॉइंट आ गया। 4 सिनारियो, रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स who are neither MD nor WTD। रेमुनरेशन हम पे कर रहे हैं डायरेक्टर्स को जो ना तो MD है ना WTD है, तो है क्या, NED है। NED का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना % मिलेगा, 1%, है ना बेटा, ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। इसमें लिखा क्यों नहीं है, 3% भी होता है ना बेटा, खैर जाने दीजिए। दिस लिमिट ऑफ 1% में भी अगर कम, इफ देयर इज MD अगर नहीं है तो कितना मिलेगा, ये भी सोचना है।
है, इसमें लिखा नहीं। इफ लिमिट ऑफ 1% में भी एक्सीडेड, अगर आप NED को 1% से ज़्यादा देना चाहते हैं, यानी कंपनी में MWM भी है प्लस NED भी है, तो MWM को 10% मिलेगा टोटल, इन टोटल बताओ इन एग्रीगेट, और इसको मात्र मिलेगा 1%, जिससे हमारा 11% की जो प्रॉब्लम है ख़त्म ना हो। अब इस 1% को बढ़ाना चाहते हैं, 1% को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेंबर्स की मीटिंग बुलानी होगी, जनरल मीटिंग, और SR पास करना होगा। ये तो बहुत घटिया लिखा हुआ है, लेकिन वो मेरा 3% वाला कहाँ रह गया, आगे 5 सिचुएशन, कमाल हो गया जी। बस आज कम से कम ये 5 सिचुएशन आप बता दीजिए, है ना। 197 सब सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट वेरियस सिनारियोज ऑफ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन, बहुत सारे सिनारियो हैं उसकी बात करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर, वही NEDs मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। बेटा 3% अगर है ही नहीं, कंपनी में MWM नहीं है, मतलब MWM नहीं है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर होने चाहिए, मैनेजर होने चाहिए, ये लोग नहीं है। कंपनी में 2 डायरेक्टर है, दोनों नॉर्मल डायरेक्टर हैं। पब्लिक कंपनी में 3 कम से कम होने चाहिए पब्लिक में, और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो सर आपको मजे आ गए, है ना, आपको मजे आ गए। आपको चूंकि MWM नहीं है तो आपको 1% नहीं, अगर है MWM है प्लस आप हैं तो आपको 1% मिलेगा, MWM को 10 मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। अगर कंपनी में MWM है ही नहीं तो आप जो NEDs हैं, ओनली NEDs है कंपनी में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, जो एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इलॉजिकल सिचुएशन है। कंपनी बिना डायरेक्टर, बिना मैनेजिंग डायरेक्टर के और बिना होल टाइम डायरेक्टर के ये तो कर पार्ट टाइम है, ये तो खाली मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में अपनी ओपिनियन देंगे, कंसल्टेंसी देते हैं, गलत नहीं हो जा रहा है। दिस लिमिट ऑफ 3% में बी एक्सीडेड विद अप्रूवल ऑफ बाय द कंपनी। समझ में आ गया बेटा, आपको भी आ जाना चाहिए, है ना। नहीं आए तो बेटा ये हम सब के लिए शर्म की बात होगी। 5 सिचुएशन हमारे को समझना है MWM प्लस NED का कैसे है। आइए अब शुरू कर लेते हैं, बहुत मजाक हो गया, अब फटाफट शुरू कर लेते हैं। 197 में और भी बहुत सारी बातें हैं सर, एक लास्ट लाइन और कर लीजिए फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। अच्छा लिखा आपके बुक में, लिखा है व्हेन टू टेक अप्रूवल इन जनरल मीटिंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इट इज टू बी नोटेड दैट वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और PFI और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होल्डर्स or any other secured creditors, prior approval of such person as applicable shall have to be obtained by the company before obtaining। अच्छा कह रहा जनरल मीटिंग्स, लास्ट में मैनेजर इंक्लूड नहीं है दोनों पॉइंट में। अच्छा अरे बाबा, तो अच्छा ये दोनों पॉइंट में बच्चे ने डाउट पूछ लिया। अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर है, बहुत अच्छा। और अरे बाबा तो ये देखो ना, NEDs का मतलब क्या हुआ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो समझ में आया ना भाई राहुल जी। NED का मतलब क्या हुआ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे कहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में डायरेक्टर तो होगा ना, मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर बनना कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे छोड़ दिया ना। यहाँ पे लिखा ना रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, और इससे ऊपर जा देखेंगे तो ऊपर कुछ और है सर, है ना सर। ये सिर्फ डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन की बात कर रहा है ना, और ऊपर तो तीनों का नाम लिखना जरूरी भी है ना। नीचे वाले में है NED की रेम्युनरेशन की बात हो रही है। NED मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट दे आर डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस होल टाइम डायरेक्टर भी तो हो सकता है, इसलिए बेटा यहाँ पे नहीं दिया है। बड़ा अच्छा आपने पहचाना, लेकिन आप थोड़ा समझ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। NEDs के बारे में आपने बात किया, ये छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं बातों से हम लोग को आगे बढ़ना है। ये कह रहा है कि जब आप जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने जाएंगे और इस तरह का कोई डिफ़ॉल्ट है तो पहले आप जनरल मीटिंग में अप्रूवल मत दीजिए, पहले आप किससे पूछिए, पहले आप जिनका डिफ़ॉल्ट किए उनसे पूछिए कि हेलो सर, आपका तो डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया है, लेकिन हम इतने घटिया हैं कि हम अपने डायरेक्टर्स को ज़्यादा सैलरी देना चाहते हैं। ये गलत है मेरे बच्चे। व्हेन टू टेक अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, कब बेटा जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ता है ना, कब जनरल, व्हेन टू टेक अप्रूवल इन जनरल मीटिंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इट इज टू नोटेड दैट वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक। समझ में आई बात सर। मैक्स रेम्युनरेशन वाले कॉलम भी बोल रहा था, अच्छा मैक्स रेम्युनरेशन वाले भी कॉलम में यही बोल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेता हूँ बेटा। भाई लोग ये कुछ नया है जो बिल्कुल आपकी सोच से परे है। आप
जैसे अच्छा चलो रफली समझो, ओवरऑल कितना समझ में आया, 11% नेट प्रॉफिट का। इसे बढ़ाना है तो शेड्यूल 5 की रिक्वायरमेंट भी पूरा करना है, प्लस 5 के साथ साथ OR पास करना है। अगर कंपनी में एक ही MD, WTD या मैनेजर है, तीनों में से कोई एक है, तीनों में से कोई एक है, तो जो है उसको 5% मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का। दूसरा समझो, अगर कंपनी में एक MD है प्लस WTD है, या मैनेजर है प्लस WTD है ना, एक से ज़्यादा, तो उनका एग्रीगेट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बच्चे कहते जब टोटल 11 है तो इसको 10 ही क्यों यार, 1% बचा के रखो ना NED के लिए। NED मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव। फिर समझो चौथा केस, सर 3 केस हो गया। चौथा केस है व्हेन द कंपनी हैज़, है ना बेटा, रेमुनरेशन ऑफ, एग्रीगेट रेमुनरेशन ऑफ, बताएं बेटा, एग्रीगेट रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नाइदर MD नॉर क्या बेटा, नाइदर MD नॉर, ये लिखा है ना बेटा, हु आर नाइदर MD नॉर होल टाइम डायरेक्टर। उसमें क्या है 1% नहीं 3% मिलेगा NED को, है ना, क्योंकि देयर इज नो MD और WTD। अब बताइए बेटा, बच्चे का एक डाउट है, तो बेटा ये लॉ है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि इसको ऐसे ही समझना है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो भी मैंने बताने की कोशिश किया। आगे देखिए लास्ट में हमारे पास 3% कब होगा, 1% NED के लिए 2 हो गया, 1 ओवरऑल हो गया और 2 हो गया ED के लिए। मैं ऐसे समझाता हूँ, 1 ओवरऑल हो गया जो सबके लिए है, ED प्लस NED। दूसरा हमारे पास हो गया ED के लिए, उसमें 2 सिनारियो है, एक ED है मतलब वही MWM है या एक से ज़्यादा है, एक है तो उस अकेले को 5% मिलेगा। किसी भी अकेले को, है ना, MWM हो तो 6% नहीं मिलेगा, और 6% चाहिए तो OR नहीं SR चाहिए। मैंने देखा सब में SR ही लिखा है। अगर आप देखें तो सिर्फ पहले वाले में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाना है। अब जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाना है तो यहाँ पे तो OR से भी हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में मैं देख रहा हूँ SR ही लिखा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब आपको लिखवा दूँ, फिर आपके क्वेरीज का भी जवाब दूँ। लास्ट एक और देख लीजिए, 176 जो है 197 जो है 197 का सबसेक्शन 2, 197 का सबसेक्शन 2 कहता है above percentage shall be exclusive of any fee payable to directors। कह रहा है कि जो परसेंटेज समझा रहे हैं उसमें सिटिंग फी इंक्लूड नहीं है, यानी सिटिंग फी डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ MR। सिटिंग फी अलग है, उसको MR का पार्ट नहीं माना जाएगा, है ना बेटा, वो सर्विसेज है बेटा, रेमुनरेशन नहीं है। सिटिंग फी के लिए आजकल तो इस पर GST में भी इस पर बहुत पंगा आ गया है, अभी मैं बताऊंगा, है ना। GST तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे को याद आता है रिवर्स चार्ज इसके ऊपर आ गया है। आप लोग तो पढ़े होंगे, फाइनल में है, मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ। अभी सर 2-3 महीने पहले कोई वर्डिक्ट आया है, आप लोगों में से कोई जानता है इस चीज़ को? सर जो मैनेजरियल रेमुनरेशन जो है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे GST कंपनी पे करेगी और बाद में उसका ITC क्लेम करेगी, कुछ इस तरह का है। मेरे पास इतने बड़े कस्टमर्स नहीं होते और ना ही मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, बट मैंने देखा था, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, प्रोवाइड दैट नेट प्रॉफिट शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन, ये सब तो मजाक कर रहा है। उसके बाद ये अपने औकात पे आ गया, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको शेड्यूल 5 के अनुसार मिलेगा, है ना, शेड्यूल 5 के अनुसार मिलेगा। बहुत अच्छा बेटा, आइए ना सर, तो एक बार ख़त्म कर लिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना, ख़त्म तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए सर, हिम्मत ना हारो, मैं तो यही कहूँगा, है ना। आज कम से कम इतना तो सीखा कि मैनेजरियल रेमुनरेशन में सिटिंग फी नहीं आता। मैनेजरियल रेमुनरेशन और सिटिंग फी दोनों अलग है, भले दोनों से ही डायरेक्टर को फायदा हो रहा है, लेकिन लॉ ने कहा सिटिंग फी तो मीटिंग अटेंड करने के लिए है, तो बोलिए मैनेजरियल रेमुनरेशन भी जॉब करने के लिए। हाँ, तो जॉब थोड़े किया मैंने, रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल तो पेमेंट टू डायरेक्टर्स है ना, अभी हुआ है बेटा, नहीं था पहले, इसके ऊपर अभी आई है, बहस हुई है खूब सारा। सुप्रीम कोर्ट और कौन सा कोर्ट ने एडवांस होता ना AAR करके कुछ होता है, तो सब भूल गया बेटा, किसी ज़माने में आता था एडवांस अथॉरिटी रूलिंग्स, AAR करके कोई अथॉरिटी है, एडवांस अथॉरिटी, सुना आपने? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, AAR है। इसकी ब्रीफिंग्स मेरे पास ग्रुप्स हैं, मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, तो इसमें आया कि भाई रिवर्स चार्ज में आएगा। अब इसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है, कंपनी को दिक्कत हो रही है, रिवर्स चार्ज पहले जमा कराओ फिर ITC क्लेम करो, यार क्या मजाक है, ये तो हमारे एम्प्लॉई हैं। खैर सर, आइए सर, जी सर, सभी भाई बहन बनाइए, 5 पॉइंट है,
सभी भाई बहन, ओवरऑल सीलिंग ऑफ एमआर ओवरऑल सीलिंग ऑफ एमआर मैनेजरियल रेम्युनरेशन की मैक्सिमम सीलिंग क्या है? सीलिंग बोले तो छत, छत बोले तो अपर लिमिट। फटाफट कर लीजिए साहब। मैं सर ये टेबल नहीं बनाऊंगा, सॉरी बेटा, ये जो टेबल दिखाया मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को टेबल समझाने में तो बहुत कामयाब होता है सर, उसको हम लिख के दिखाएंगे। हमारे भाई कहाँ से लिखेंगे सर? सर हम ऐसे नहीं बताएंगे सर। वो पांचों जो टेबल में है ना, मैं पांचों का अलग अलग पॉइंट सिखाऊंगा। ये देखिए, सेक्शन 197(1) provides for various scenario of managerial remuneration. वेरियस सिनारियोज ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। वो कौन कौन से सिनारियो हैं सर, कौन कौन सी बातें हैं साहब? ये देखिए सर, केस 1 5 है सर। सर अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया तो बता दीजिएगा। टोटल, ओवरऑल मैं नहीं लिखूंगा, ओवरऑल तो चलो लिख देता हूं। ओवरऑल या टोटल ओवरऑल एमआर जी सर, ग्रेट बेटा। ये पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सर वो टेबल समझने के लिए ठीक है, एग्जाम में कैसे बनाएंगे लाइन साहब? वो फिर नंबर नहीं आएगा ना आपको। समझने के लिए ठीक है, यस बेटा। फटाफट देखिए, फटाफट देखो मेरा बच्चा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास करते जाओ। आपका जो छूट गया मैं दिखा दूं, मैं सीट बदलूंगा बेटा, फास्ट नोट करें। अ पब्लिक कंपनी में पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू इट्स डायरेक्टर्स, जो लिखा है बुक में, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर्स एंड इट्स मैनेजर। अच्छा, डायरेक्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर लिखा है, मैनेजर को अलग से लिखा है। सर एक बार लिखिए ना सर। ये पब्लिक कंपनी में पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सर एक बार लिख लीजिए सर। मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू इट्स डायरेक्टर्स, जो लिखा है बुक में, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी एंड डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर को छांट दिया इसने, इट्स मैनेजर, बट एंड है ना, क्योंकि मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना कोई शर्त नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा। कोई भी पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स में एमडी भी शामिल है, डब्ल्यूडी भी शामिल है, एंड इट्स मैनेजर, है ना बेटा, मैनेजर। क्या लिखे थे पुराना? ये पब्लिक कंपनी में पे मैनेजरियल, बस मैनेजरियल लिखे थे तो रेम्युनरेशन छूट गया आपका, कोई बात यहाँ लिख दो, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, और फुल स्टॉप नहीं है जी, रेम्युनरेशन टू इट्स डायरेक्टर्स एमडी एंड इट्स मैनेजर। ठीक है जी, ये लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ये जो 11% है ओवर द लाइफ नहीं है कि पूरे लाइफ में कंपनी 11% ही दे पाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर
in respect of any financial year not exceeding 11% of, जी बेटा, 11% of its net profit. Net profit computed as per section 198. कह रहा है जो नेट प्रॉफिट 198 में निकला है या निकाला जाएगा उसका आप 11% ही पे कर सकते हैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रूप में। किसको किसको पे कर सकते हो दे रखा है, बताइए बेटा किसको किसको पे कर सकते हैं, ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन आप क्या क्या पे कर सकते हैं, ये समझाने की इन्होंने कोशिश किया है। अब बताइए बेटा 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आपके बुक का टेबल मेरे को दिल को छू गया। बताइए बेटा, इफ कंपनी, नोट लिखिए, इफ कंपनी वांट्स टू पे more than 11%, if company wants to pay, है ना बेटा, more than 11% as managerial remuneration, अगर कंपनी पे करना चाहती है more than 11% as managerial remuneration, तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, then जो लिखा था ना यहाँ पे, बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा था आपका ये है, आराम से देख लो। देन यू हैव टू गेट ऑथोराइजेशन बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओआर एंड प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5. देन द कंपनी हैज टू comply with Schedule 5 as well as obtain approval of its members by passing, कुछ ना कहा जाए तो OR होगा। मेंबर्स के मीटिंग में दो ही चीज तो हो सकती है, OR और SR। अब आप सभी भाई बहनों को क्लियर हुआ? सर थोड़ा सा मन को अस्थिर करिए, टेबल बहुत आसान है लेकिन मन को अस्थिर करेंगे तो आप सभी भाई बहनों को समझ में आएगा। सभी भाई बहन तैयार हो तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ाऊँ आपको थोड़ा सा। सर ने एक शब्द समझाने की कोशिश की, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी सिखा दूंगा, कोड के थ्रू भी सिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप इसको अच्छे से समझेंगे तो मेरे को बहुत क्लियर होगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, if company wants to pay more than 11% as MR, then the company has to comply with this, ये लिखने की कोशिश की गई है। तो फिर से बताइए, अगर इसका कोड बनाया जाए तो क्या होगा, बताएं बेटा। टोटल रेम्युनरेशन कोड बताइए। टोटल रेम्युनरेशन यानी ऑल NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब इसमें मैनेजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि जो हम मैनेजर की परिकल्पना कर रहे हैं वो भी डायरेक्टर है, प्लस ED। ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कितना परसेंट? 11%। टोटल रेम्युनरेशन पेबल टू या पेबल टू NED एंड प्लस ED शुड बी लेस देन और इक्वल टू 11%। 11% के बराबर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ये छोटा सा पॉइंट है। अब इसी तरह से अगर हमारे कुछ भाई बात को समझ गए तो मेरे को अच्छा लगेगा, आप बताएंगे तो। ये केस 1 हुआ। केस 2 देखिए, ये सब सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 की बातें हैं, केस 1 और केस 2। यहां पे केस 2 में क्या लिखेंगे आप? केस 2 में लिखिए जैसे यहां पे बुक में लिखा हुआ है उस हिसाब से लिखिए। रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन MD, रेम्युनरेशन पेबल टू
पेबल टू एनी वन एमडी। अच्छा, ये नहीं कहा कि एक कुछ लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, एनी वन। अच्छा, मैं समझ गया सर, कंपनी में सर एक एमडी है और 4 WTD है ना बेटा। तो अभी आपने क्या सीखा, तो टोटल एक एमडी है और 4 WTD, टोटल 5 हो गए ना एक तरह से। तो इन पांचों में से किसी इंडिविजुअल बंदे को 5% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। सर बहुत मस्त है, एनी वन एमडी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में एक एमडी है या WTD है। सर लिखने दीजिएगा सर, बहुत बड़ी चीज़ है एनी वन एमडी और WTD। क्या मतलब हुआ, एमडी और WTD और मैनेजर। रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी WTD और मैनेजर। एक को, ये नहीं कि एक है, हो सकता है ना एमडी के साथ साथ WTD भी हो, 10 हो, तो इन 10 में से किसी एक को भी 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बच्चे लोग कि सबको 4% दे दी, सबको 4 दोगे तो 10 40% हो जाएगा, 11 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बोला जी OR पास कर देंगे, बिल्कुल हो सकता है भाई, ध्यान दीजिए। रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन, ये ध्यान रखेंगे, एमडी WTD मैनेजर शैल नॉट लिख लीजिए बेटा, एक्सीड। किसी एक एमडी को आउट ऑफ 11% आप 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जो टोटल 11% है उसका 5% आप खर्च कर सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी WTD मैनेजर शैल नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। एंड अब मैं अलग कर दूंगा बेटा, अब लिखो यहां पे एक्सेप्शन। किसी एक एमडी को आप 5% से ज्यादा देना चाहते हैं, है बेटा। इफ, फटाफट कर लीजिए, रेम्युनरेशन if company remuneration payable to one MD WTD manager exceeds, if remuneration payable to one MD WTD manager exceeds 5%, one not aggregate, then the company has to, बहुत मस्त है बेटा, obtain approval in GM, by passing SR। कोशिश करो, हार मत मानो, केस 3 पे आओ। कोशिश करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती। केस 3 पे आइए, कोशिश करिए, तभी बात बनेगी। केस 2 था रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी। अब लिखो, एनईडी अभी आया नहीं राहुल भाई, एनईडी आया नहीं। अब लिखो एग्रीगेट रेम्युनरेशन पेबल टू, किसको बेटा, एग्रीगेट रेम्युनरेशन पेबल टू जी बेटा एमडी WTD और मैनेजर, ये सब 197 में है। द एग्रीगेट मतलब टोटल, सम टोटल रेम्युनरेशन ऑफ the aggregate remuneration of each director, each नहीं बेटा, the aggregate यानी combined remuneration of, combined, aggregate means combined
रेमुनरेशन ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए? शैल नॉट एक्सीड द एग्रीगेट रेमुनरेशन ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। शैल, सर सेक्शन सेड 1 इन कंपनी। अच्छा, हाँ अच्छा जी भाई, प्रमोद जी कुछ लिखना चाह रहे थे, मैंने देखा नहीं। अच्छा 1 इन कंपनी, कोई बात नहीं सर, आपको डाउट हो गया भाई, केस 2 में डाउट हो गया, क्या दिक्कत है? मतलब हम ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि कंपनी में खाली एमडी है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो उसको 5%, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है, इसमें लिखा है सेक्शन सेज रेमुनरेशन पेबल टू एनी वन, ऐसा नहीं है बेटा। चलो कोई नहीं, इस पर बहस करने का समय है, यही है ना केस 2, रेमुनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी। बेटा ऐसा नहीं है, कंपनी में एक से ज़्यादा एमडी है, समझ, या एमडी प्लस डब्ल्यूटीडी है। मैं जो समझा, मैं भी यही सोचता था जो आप सोच रहे हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, आपको झूठ नहीं बोलता मैं, लेकिन मेरे को ऐसा क्या एकाएक से एहसास हुआ, ये देखो ना लिखा है रेमुनरेशन पेबल टू एनी वन एमडी, मैंने जो लिखा, बाकी आप सेक्शन कह रहे हैं मैं देख लेता हूँ। एनी वन एमडी का मतलब हुआ कि कंपनी में एमडी, तो जैसे मान लो ना सर, कंपनी में एमडी के साथ मैनेजर नहीं हो सकता, बट एमडी के साथ डब्ल्यूटीडी तो हो सकता है ना। एक कंपनी में एक एमडी और 4 डब्ल्यूटीडी है, तो टोटल 5 लोग हो गए। तो इन पांचों का जो ओवरऑल रेमुनरेशन होगा वो केस 3 के अनुसार बताइए, वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उस 10% का ब्रेकअप ऐसे करिएगा कि किसी एक के पास 5% से ज़्यादा ना हो, जो मैं ये समझा। किसी एक, सुनिए सर अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, घबराइए मत। एग्रीगेट रेमुनरेशन पेबल टू एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, मतलब कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर डब्ल्यूटीडी है और उनका पहले केस 3 समझो, तब फिर आते हैं। द एग्रीगेट रेमुनरेशन ऑफ एमडी, एमडीआर शैल नॉट एक्सीड कितना परसेंट? कंबाइंड रेमुनरेशन पेबल टू दीज 3 या एनी वन, आइदर 2 ऑफ दीज, 2 या अधिक को, शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये हमारे पास है। एग्रीगेट रेमुनरेशन पेबल टू एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, द एग्रीगेट रेमुनरेशन ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये लिखा हुआ है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। शायद अगर हो सकता है, देखो आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, मैं कभी आपकी बात को ना नहीं कहा है ना जी बेटा। सेड 1 इन कंपनी, यस सर। अच्छा भाई, आइए सर देखने की कोशिश करते हैं, पहले एक्सेप्शन कर लेते हैं। अगर 10% से ज़्यादा देना चाहते हैं, एक्सेप्शन, इफ कंपनी इन एग्रीगेट, इफ कंपनी वांट्स टू पे more than 10%, if company wants to pay more than 10% of aggregate remuneration, अगर कंपनी बेटा 10% से ज़्यादा देना चाहती है, if company wants to pay more than 10% of aggregate remuneration, देन, अगर कंपनी बेटा इससे ज़्यादा देना चाहती है, कंपनी वांट टू पे मोर देन 10% ऑफ एग्रीगेट रेमुनरेशन, देन लिखिए द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन। देखिए डाउट हो गया ना हमारे भाई को, चलिए कोई बात नहीं, डाउट का समाधान करना होगा। कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स by passing SR। ओके साहब, अब एक एग्जाम्पल मेरे मन में था, गलत मैं भी हो सकता हूं, और आप फाइनल के भाई हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात से है ना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे।
जब तक आपको लॉजिक क्लियर ना हो। सर जो मैं भी सर वही सोचता था जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा डिटेल में, अब थोड़ा बेटा इसको मेरे को री इन्वेंट करना पड़ेगा। सर गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरे को कैसे क्या पता ऐसा कैसे गलती हो गया। सपोज एक्स लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है समझने के लिए, और इसमें ऐसे समझ लो, अभी हम एक ही बात करते हैं, एमडी है, एमडी 1 मैनेजिंग डायरेक्टर 1, WTD 1, WTD 2, MGR छोड़ दिया क्योंकि एक साथ हो नहीं सकते, WTD 3। सर मेरे को क्या ऐसे डाउट हुआ, अब केस 1 बताइए, बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा है, बताइए केस 1 बताइए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एग्रीगेट remuneration of MD1 plus WTD1 plus WTD2 plus WTD3। मुझे आप बताइए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता पूछने में। आप कहेंगे जी 10% विदाउट approval from members। Case 2, whether this is a valid situation। सर देखिएगा, क्या पता कैसे गड़बड़ हो रहा है। whether this is a valid scenario। कमेंट करिए, एक क्या ये वैलिड सिनारियो है, कमेंट करो। चलो जल्दी बताओ, समय हो गया। सिनारियो है, सोच के रखना घर बैठ के। MD1 WTD सोचना यार, गूगल अंकल बहुत कुछ सिखा देंगे। WTD 3 इसको हम 6% देना चाहते हैं, इसको 2% देना चाहते हैं, 6 2 8, इसको 1% देना चाहते हैं, इसको 1% देना चाहते हैं। बेटा इसको सोचना, आपने डाउट क्रिएट कर दिया है ना, डाउट क्रिएट कर दिया किसी एक भाई ने। सर आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं जो कहीं और पढ़ते हैं, है ना, कोई बुराई थोड़े है। जहाँ भी आपको जानकारी चाहिए मिलती है, लेते रहो। बताओ जी भाई, एक तो नहीं है ना, एक से ज़्यादा है। मैंने कहा जो केस 2 है आपका ऊपर वाला, केस 2 यहाँ पे लगा लो, ऊपर वाला जो है ये वाला पढ़ना घर बैठ के। केस 3 को और केस 2 को पढ़ना घर बैठ के, उसका जवाब देना। मैं रुकता हूँ, अगली क्लास में आना। थोड़ा याद रखना कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, कंसेप्ट 3 चल रहा है मैनेजरियल रेम्युनरेशन का, और हम लोग अभी उसका सब सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके जी, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। आप मज़े करिए, है ना, प्यार से खुश रहिए और मेहनत करते जाइए। बंद कर लो। बच्चे आ गए, बहुत बच्चा है। पैसा वाला है, सब सब तो वही होगा।